सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारतीय संस्कृत नामक जो चैप्टर है उसके प्रश्न अभ्यासों का अध्ययन करेंगे। तो उसमें प्रश्न अभ्यास के बहुत ज़्यादा अनुच्छेद दिए हुए हैं, यानी कि क से लेकर के ठ तक दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम क से अंग यानी कि 5 अनुच्छेदों का व्याख्या पढ़ाएंगे। इसके बाद दूसरे वीडियो में च से लेकर के ठ तक का व्याख्या पढ़ाएंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में अगर हम बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद आप लोगों के लिए उबाऊ हो, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में पढ़ा रहे हैं। तो इसको व्याख्या लिखने से पहले आप अगर आपके पास बुक है तो बुक को पढ़ लें। भारतीय संस्कृत का जो चैप्टर इस चैप्टर को अगर पढ़ लें तो व्याख्या लिखने में काफ़ी सहूलियत आपको होगी। वैसे तो मैं बहुत ही सरल और सहज ढंग से आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं। जो पहला पैराग्राफ है क, तो हम पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, केवल जो रेखांकित अंश है उसी को पढ़ेंगे, उसका व्याख्या हम समझा देंगे। पहला प्रश्न तो है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लिखना जानते हैं, इसके पहले की कई वीडियो में बता चुका हूं, आप उसको लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। कहने का तात्पर्य है, इसको कैसे लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि आब हवा का मतलब होता है वातावरण, कि वातावरण का असर इंसान के रहन सहन पर भी पड़ता है, उसके खान पान पर भी पड़ता है, उसके वेशभूषा पर भी पड़ता है, उसके शरीर और मस्तिष्क पर भी उसका असर पड़ता है। अगर इसका जीता जागता सबूत देखना हो तो भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोगों को देख सकते हैं, क्योंकि हमारा देश एक देश नहीं बल्कि यूं कहा जाए कि देशों का समूह है। हर एक संस्कृति के लोग, हर एक परिवेश में रहने वाले लोग, उनका रहन सहन बिल्कुल निराला है। और जहाँ भी आप जाएंगे एक अलग प्रकार का परिवेश देखेंगे, अलग प्रकार का वेशभूषा देखेंगे, अलग प्रकार का रहन सहन देखेंगे। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि वातावरण का असर इंसान के हर एक बिंदुओं पर पड़ता है। इस तरह से व्याख्या हो जाएगा। तो मैं पूरा विस्तार से बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको शॉर्ट में भी चाहें तो लिख सकते हैं अपने भाषा शैली में बना करके। जो तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर के वर्षा के विषय में क्या बताया गया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार आप लिखेंगे। उपर्युक्त गद्यांश में यह बताया गया है कि असम में साल भर में 300 इंच वर्षा होती है, तो जैसलमेर में मात्र 2 से 4 इंच ही वर्षा होती है। ये तीसरे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। अब व्याख्या नंबर ये ख देखिए। इसका जो पहला प्रश्न है गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, ये वाला जो है। और उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, उसको समझ लीजिए। लिखा है कि इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। इसको लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हमारे देश में इतनी विभिन्नताएं हैं, इतने प्रकार के वेशभूषा, इतने प्रकार के लोग, इतने धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं कि अगर कोई अपरिचित आदमी हमारे देश में आए और यहाँ के रहन सहन को देखे, यहाँ के वातावरण को देखे, यहाँ के वेशभूषा को देखे, तो घबरा कर यह कह उठे कि यार यह कोई एक देश नहीं बल्कि अनेक देशों का एक समूह है, यहाँ एक जाति नहीं निवास करती है बल्कि अनेक जातियों का एक समूह निवास करती है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो वह देखा है वह सत्य रूप में देखा है और ऐसा हमारे भारत में है तो है। इसलिए जो है इसमें कोई आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है इसका गद्य का व्याख्या। और गद्य की व्याख्या के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि
जो गद्य होता है, जो पंक्तियाँ होती हैं, उसको अपने भाषा शैली में तोड़ मोड़ करके लिख दें, वही इसका व्याख्या हो जाता है। इस शैली को आप अपना लीजिए। ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ यही हूबहू लिखिए। आप इसको अपने भाषा शैली में बस लिख लीजिए, लेकिन इसका मूल भाव नहीं बदलना चाहिए। पंक्ति क्या कह रहा है, उसमें क्या भाव छिपा हुआ है, मूल भाव नहीं बदलना चाहिए। बाकी आप व्याख्या किसी भी तरह से लिख सकते हैं। आइए गौ को देखते हैं। ग है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, आप इसको लिख लेंगे। दूसरा है गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको देखिए। नहीं, इसमें ख में एक चीज़ और देख लीजिए। इसमें जो तीसरा प्रश्न है, इसको मैं नहीं बताया हूँ। तीसरा प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। ख का तीसरा प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, इस गद्यांश में बताया गया है कि भारत में जिस तरह बोलियों की गिनती करना आसान नहीं है, उसी प्रकार यहाँ भिन्न भिन्न संप्रदायों की गिनती भी आसान नहीं है। इसके बाद फिर से सुन लीजिए, इस गद्यांश में यह बताया गया है कि भारत में जिस तरह बोलियों की गिनती करना आसान नहीं है, उसी प्रकार यहाँ भिन्न भिन्न संप्रदायों की गिनती भी आसान नहीं है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। अब आइए ख पर। ख का गद्यांश देखिए, जो इसका रेखांकित अंश है। यह केवल एक काव्य भावना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। तो इसमें भारतीय संस्कृति का व्याख्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है कि भारतीय संस्कृति किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि यह केवल एक काव्य भावना नहीं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए क्योंकि इसमें कुछ गूढ़ शब्द है। काव्य भावना मतलब कोई काल्पनिकता नहीं है, इसमें कोई काल्पनिकता नहीं है, बल्कि यह ऐतिहासिक सत्य है कि हजारों हजार वर्ष से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए, मतलब हमारे भारतवर्ष में हजारों वर्ष से लोग अलग अलग जाति और अलग अलग संप्रदाय में रहते हुए अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। और अनेक जलप्रपातों के समान, यानी जिस तरह से अनेक प्रकार के जलप्रपात बन करके एक नदी का रूप प्रदान करते हैं, उसी तरह से विभिन्न धर्म और विभिन्न संस्कृतियां एक साथ मिलकर के एक नदी की धारा के रूप में संगम स्थल की तरफ बहती है। अर्थात ये कि मतलब भारत की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे वहाँ सभी धर्म, सभी संस्कृति एक जगह आकर के मिल जाती है, एक ही जगह आकर के विलीन हो जाती है, और भारत एक विशाल समुद्र के रूप में उन सभी संस्कृतियों को अंगीकार कर लेता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। इस तरह से आप इसका व्याख्या कर सकते हैं। फिर इसमें जो तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर भारतीय संस्कृति की एक विशेषता बताइए। तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा कि यहाँ भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है कि जिस प्रकार नदी की मृदुल धारा उद्गम से निकलकर संगम में आकर मिल जाती है, उसी प्रकार विभिन्न धर्मों की मिठास हमारे देश में एकाकार होकर प्रवाहित होती रहती है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गौ का। घ देखिए, संदर्भ लिख लेंगे, रेखांकित अंश देखिए। आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे, जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। इसका व्याख्या देखिए, इसमें कुछ गूढ़ तत्व हैं, इसको कायदे से समझिएगा, उसका लिखिएगा। कहते हैं कि आज हम इसी निर्मल, शुद्ध, शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं। यानी वह कौन सी शीतल और स्वस्थ अमृत है,
वह हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का रहन सहन, हमारे देश की धर्म, हमारे देश के संप्रदाय, ये सब इसके बारे में वर्णन किए हैं। तो लेखक का कहना है कि हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है यह बिल्कुल निर्मल है, बिल्कुल शुद्ध और शीतल है, और इसके स्वस्थ अमृत की तलाश में हम हैं। और लेखक कहते हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी यही अभिलाषा है और यही प्रयत्न भी है कि ये सभी धर्म अलग अलग नदी के रूप में जो बह रहा है, जिस तरह हमारे भारत में हजारों नदियाँ अलग अलग रूप में बह करके समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं, उसी तरह से सभी धर्म अलग अलग नदी के रूप में निरंतर बहता रहे और उसको अमर तत्व देता रहे, लेकिन वह एक ही जगह जाकर के समुद्र में जाकर के विलीन हो जाए और अपनी महत्ता को प्रकट करे। आगे कहते हैं, जो हजारों वर्ष थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। कह रहे कि हमारे धर्म और संस्कृति पर बहुत सारे विदेशी आतताई आकर के चोट किए, हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाने का प्रयास किए, हमारे संस्कृति को पददलित करने का प्रयास किए, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है, कायम है। उनके इस आक्रमण से या किसी हमले से हमारी संस्कृति पर कोई असर नहीं पड़ा। तो जो अस्तित्व आज हम बनाए हुए हैं यह आगे भी बना रहेगा, यह हमें पूरा पूरा विश्वास है। इसका व्याख्या हो जाएगा। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हमारी इच्छा और प्रयत्न क्या है, तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि हमारी यह इच्छा है कि हजारों वर्ष से हमारी धर्म और संस्कृति अनेक धाराओं के रूप में प्रवाहित होती चली आ रही है, वह आगे भी निरंतर इसी प्रकार प्रवाहित होती है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आइए अंग का संदर्भ लिख लेंगे। रेखांकित अंश देखिए, हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृतत्व की याद दिलाकर हमारे सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। तो इसमें महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हमने ऐसे मूर्त रूप को अपने बीच में देखा है। मूर्त रूप माने मूर्तिमान रूप, माने चलता फिरता जो आदमी होता है, चलता फिरता जो होता है उसको मूर्त रूप कहते हैं। कहते कि हम अपने बीच में ऐसे मूर्त रूप को चलते फिरते देखा है जो हमें अमृत को याद दिला करके, किसकी बात कर रहे हैं? महात्मा गांधी बात कर रहे हैं। हम महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व को मूर्त रूप में अपने बीच चलते फिरते और हंसते रोते देखा है, जो हमें अमृत की याद दिला करके और हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल, मतलब विदेशी आतताइयों से हम इतने भयाक्रांत हो गए थे, हम इतने पददलित हो गए थे, हम इतने निर्बल और असहाय महसूस कर रहे थे, हमें लग रहा था कि यह गुलामी कभी भी नहीं समाप्त हो सकती है और हम संपूर्ण जीवन क्या, हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह की गुलामी के दंश झेलती रहेगी। हमारी ऐसी सोच हो गई है। लेकिन ऐसे सोच में हमारे शरीर में एक नई स्फूर्ति प्रदान करने वाले महात्मा गांधी जी हमारे बीच में आए और हमारे शरीर में एक नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया। मतलब हमारे अंदर जो एक निराशा का भंवर जो आ गया था, उसमें एक आशा का संचार उन्होंने किया और हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान बिखेरे और उन्हें एहसास कराए कि बहुत जल्द हम लोग एक स्वच्छंद हवा में सांस लेंगे, स्वतंत्रता की हवा में सांस लेंगे। ऐसे आप इसका व्याख्या कर सकते हैं। तीसरा है, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से भारतीयों को सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाने को कहा है। तो इस तरह से आपका ये क से अंग तक के अनुच्छेदों का व्याख्या परिपूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में च से ठ तक का जो शेष व्याख्या है उसको पढ़ेंगे।
अब तक आप लोग वीडियो को सुने, देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।